नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था गांधी जी किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते हैं और किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह को सफल बना करके भारत वापसी करते हैं और भारत में एंट्री होने के पश्चात किस प्रकार से चंपारण में जा करके अपने पहले आंदोलन को अंजाम देते हैं। इन सब की व्याख्या हम लोगों ने कल के सेशन में किया था। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये पेट के लिहाज से ही नहीं अपितु अन्य एग्ज़ामों में भी गांधी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा पहला बार आंदोलन किया जाता है, जिसे चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। इसी चंपारण की सफलता के कारण गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्राप्त हुई थी और महात्मा की उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम था सर रविंद्रनाथ टैगोर। सर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसकी वजह से गांधी जी महात्मा गांधी बन जाते हैं। इसके बाद की कहानी हम लोग देखते हैं कि गांधी जी जब सफल होते हैं तो सफलता के पश्चात घटना घटती है 1918 में। 1918 में घटना घटती है अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में एक मील होता है जिसे अहमदाबाद मील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो अहमदाबाद मील आंदोलन की क्या खास बात थी, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अहमदाबाद मील आंदोलन में होता क्या है कि गांधी जी को बुलाया जाता है। यह आंदोलन इसलिए किया जाता है क्योंकि 35% बोनस की बात किया जाता है मजदूरों के द्वारा। मील मालिक क्या करते हैं, बोनस को देने से मना कर देते हैं, लेकिन मज़दूरों की यह मांग थी कि 35% तक के बोनस को बढ़ाया जाए। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि ये जो बोनस है, बोनस इसलिए बढ़ाने की मांग की जा रही थी क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से में स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कई वर्षों तक चलता है, 1918 तक चलता है। तो ये आप समझिए कि इसकी वजह से शहर में महंगाई धीरे धीरे बढ़ गई थी। तो महंगाई बढ़ने की वजह से इस मील मजदूरों का ये मानना था कि हमारे महंगाई के साथ हमारा भत्ता भी बढ़ना चाहिए। इसीलिए आंदोलन किए जा रहे थे कि हमको बोनस देना चाहिए। तो गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मील में एंट्री मारी जाती है और गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को एक उग्र रूप दिया जाता है। धीरे धीरे आंदोलन चलता है और इसका केस चला जाता है आपके ब्रिटिश सरकार के पास। ब्रिटिश सरकार इस चीज़ की जांच करती है और पाती है कि जो मील में हो रहे आंदोलन है ये सत्य है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। इसी वजह से मील के मालिकों को ये आदेश दिया जाता है कि वो मज़दूरों के वेतन को क्या करें, बढ़ा दिया जाए। इस प्रकार से कहा जाता है कि गांधी जी के द्वारा किया गया यह दूसरा आंदोलन भी सफल होता है। अब समझिए कि गांधी जी के आंदोलन ये सफलता इनको मिली कि तीसरा आंदोलन इनके लिए, तो समझ लीजिए कि एक स्थान है खेड़ा। खेड़ा में इनका क्या होता है भैया, एक सत्याग्रह किया जाता है। और खेड़ा सत्याग्रह क्या है समझिए कि गांधी जी की यहाँ भी एंट्री किया जाता है। अब समझिए खेड़ा सत्याग्रह में खास बात क्या थी कि गांधी जी के द्वारा किया गया पहली बार यहाँ पे भूख हड़ताल होता है। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि भूख हड़ताल सबसे पहले चंपारण में भूख हड़ताल नहीं किया जाता है, सबसे पहले भूख हड़ताल खेड़ा सत्याग्रह में किया जाता है। अब ये खेड़ा सत्याग्रह क्या था, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। खेड़ा एक गुजरात में एक स्थान है। वहाँ पर किसानों के द्वारा ये आंदोलन किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि रोग फैला हुआ था, अकाल पड़ चुकी थी। अकाल की वजह से खेती नहीं हुई। अब खेती ना होने की वजह से सरकार के द्वारा उसमें रियायत नहीं दी जाती। तो सरकार से ये मांग की जाती है कि सरकार उनके टैक्सों को इस बार माफ़ कर दे।
वास्तव में रूल ये होता है कि अगर उत्पादन 20% से भी कम हो, लागत से अगर 20% से भी कम होता है तो अब उसमें क्या होता है, सरकार के द्वारा वहाँ के लगान को माफ़ कर देना चाहिए। परंतु होता क्या है कि सरकार लगान माफ़ करने की बजाय टैक्स को बढ़ा देती है। इसी बीच गांधी जी से किसान मुलाकात करते हैं और खेड़ा में आकर के आंदोलन को अंजाम देने की बात करते हैं। अब गांधी जी के साथ याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे बन सकते हैं, गांधी जी के साथ अम्बालाल साराभाई की बहन, अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन जाती है। उनकी बहन जो थी उनका नाम था क्या, अनसुईया बेन। तो अनसुईया बेन जो थी इनके साथ जाती हैं और साथ ही साथ गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल भी इस खेड़ा सत्याग्रह में भाग लेते हैं। गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल किया जाता है। कुछ समय के पश्चात गांधी जी की यह मांग को मान लिया जाता है और गांधी जी की मांग में ये कहा गया रहता है कि जो किसान कर देना चाहें, जो देने में सक्षम हो वो देंगे, और जो देने में सक्षम नहीं है ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको टैक्स माफ़ कर दिया जाए। तो ब्रिटिश के सरकार के द्वारा गांधी जी के दोनों मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है, जिससे गांधी जी के द्वारा किया गया यह आंदोलन भी सफल हो जाता है। अब गांधी जी की एंट्री अभी आप समझिए कि राजनीति में नहीं हुई है, लेकिन ये धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। इनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह भी सफल हुआ, इनके द्वारा अहमदाबाद मिल आंदोलन भी सफल हुआ, इनके द्वारा किया गया खेड़ा सत्याग्रह भी सफल हुआ। अब गांधी जी की एंट्री होती है 1919 में। अब बात करते हैं 1919 क्या था, किस बेस पे क्या काम कर रहा था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने की वजह से सामान तो महंगे हुए, महंगाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और महंगाई बढ़ने के साथ साथ इसमें देखिए जो विश्व के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े देश इसमें एंट्री कर जाते हैं। एक देश आपका ब्रिटेन होता है और दूसरा देश आप समझिए बड़े देशों में जर्मनी होता है। और जर्मनी के साथ एक देश युद्ध कर रहा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग तुर्की। और तुर्की में उस समय क्या होता है, तुर्की में एक कहा जाता है कि यहाँ के खलीफा के जो पद होते हैं पूरे दुनिया में मुसलमान इसको अपना मानते थे। तो इसका हुआ क्या कि ब्रिटेन के द्वारा जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाता है और जर्मनी के साथ युद्ध करता है आपके तुर्की। तो भारत में ब्रिटेन वाले यानी ब्रिटिश सरकार ये कहती है कि भारतीयों से अपील करती है कि आप हमारी सहायता करिए, जिसमें गांधी जी के द्वारा काफ़ी सहायता भी किया जाता है और गांधी जी को इसी के उपलक्ष्य में कैसर ए हिंद की उपाधि में मिलती है। आप समझिए कि ब्रिटेन चाहती है कि मुस्लिम भी हमारे साथ आ जाएं। समझिएगा कि ब्रिटेन चाहती है कि मुस्लिम भी हमारे साथ आए, लेकिन मुस्लिम इसमें साथ देने के लिए मना कर देते हैं। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि तुर्की जो है ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। तो ब्रिटेन वाले ने यानी ब्रिटिश सरकार जो भारत में थी उसने मुस्लिमों से कहा, यानी मुस्लिम लीग से कहा कि ऐसा है कि आप लोग हमारे साथ युद्ध करिए, अगर मैं युद्ध जीत जाता हूँ तो तुर्की की पूरी आपके आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ना तो तुर्की का किसी तरीके से विभाजन किया जाएगा। तो इस बात से सहमत होकर के मुस्लिम लीग के द्वारा और भारत में रह रहे मुसलमानों के द्वारा इस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता की जाती है। अंग्रेज़ों की सहायता करने की वजह से, लेकिन होता क्या है कि अंग्रेज़ वही अपने पुराने वादे को, पुराने रवैये को फिर से अपनाता है और किए गए वादे को भूल जाता है। उसमें होता क्या है कि 1920 ईस्वी में एक संधि होती है, सेवर्स की संधि। 1920 में सेवर्स की संधि होती है और सेवर्स की संधि में ये कहा जाता है कि तुर्की के जो खलीफा है इस पद को, और साथ ही साथ तुर्की के कई सारे पार्ट जो सीरिया, फिलिस्तीन, ये सब, जॉर्जिया, ये सब इसके अंदर में रहते थे, उनको क्या किया जाए, अलग कर दिया जाता। यानी यहाँ के खलीफा वाले पद के खतरे में आया। तो किए गए वादे से जो है अपने मुकर जाने के कारण तुर्की में एक आंदोलन छिड़ जाता है जिसे कहते हैं खिलाफत आंदोलन, जिसका रुख भारत में भी देखने को मिलता है। तो भारत में मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि हम खिलाफत आंदोलन को भारत में भी चलाएंगे। तो खिलाफत आंदोलन को जब भारत में चलाने की मांग हुई तो भारत में उस समय गांधी जी बहुत पॉपुलर हो चुके थे।
तो मुस्लिम लीग के सदस्य के रूप में कई सारे नेता आ करके गांधी जी से बात करते हैं कि ऐसा है कि आप खिलाफत आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। अब गांधी जी को ऐसा लगा कि ये हिंदू और मुस्लिम की एकता का एक बहुत सुनहरा अवसर है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो गांधी जी इसका फ़ायदा उठाने के लिए खिलाफत आंदोलन में हिस्सा ले लेते हैं। और खिलाफत आंदोलन के लिए समझिए, खिलाफत आंदोलन को साथ देने के लिए वे कांग्रेस को भी प्रेरित करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम खिलाफत आंदोलन जो चलाएंगे, ये खिलाफत आंदोलन को सरकार के विरुद्ध असहयोग के रूप में चलाएंगे। इसीलिए इस आंदोलन को किस रूप में जाना गया? असहयोग आंदोलन के रूप में। तो खिलाफत आंदोलन जो चलाया जा रहा था, और गांधी जी का ये राय था कि हम खिलाफत आंदोलन को तो रुख में बदलेंगे, लेकिन इसका सबसे मेन वजह होगा हम सरकार के द्वारा ये जताएंगे कि हम आपका सहयोग नहीं करना चाहते। तो असहयोग आंदोलन चलाने की गांधी जी के द्वारा बात कही गई। जैसे ये बात कही जाती कि असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट जैसे लोग इस आंदोलन से हट जाते हैं और गांधी जी का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और गांधी जी का विरोध करने के साथ साथ एनी बेसेंट के द्वारा कांग्रेस को त्यागपत्र दे दिया जाता है। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे आपके CR दास, चित्तरंजन दास। उन्होंने भी इस चीज़ का शुरुआत में विरोध किया, लेकिन बाद में क्या होता है कि इस चीज़ की मांग को स्वीकार कर लेते हैं। उनके विरोध का क्या कारण रहा, इसको आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन उसके पहले आप समझिएगा कि घटना क्या घट जाती है, क्या ऐसी बात होती है कि जो ये सब चीज़ों की करने की आवश्यकता पड़ी। पहला तो ये हुआ कि मुस्लिम लीग की वजह से खिलाफत आंदोलन चलाना पड़ा, जो कि भारत में आवश्यकता नहीं थी, लेकिन गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए, इसकी आवश्यकता को समझते हुए असहयोग आंदोलन चलाने की बात कही। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या रहा असहयोग आंदोलन चलाने की, इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो दूसरा कारण की अगर हम लोग बात करें, तो दूसरे कारण में याद रखिएगा कि 1919 ईस्वी में एक आता है आयोग, जिसे हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 ईस्वी में आता है, क्योंकि प्रत्येक 10 साल पर एक आयोग भारत के लिए काम करता है। मॉन्टेग्यू यहाँ भारत सचिव होते हैं और चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय होते हैं। इनके द्वारा कुछ बातें कही गई थी। आपके 1919 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से आप समझिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में क्या क्या बातें कही गई थी, पहले ये देखिए। तो इन्होंने कहा था कि भैया केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था होनी चाहिए, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बात किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू होना चाहिए, प्रांतों में द्वैध शासन। इसके लिए आपको अगर आप देखना चाहें तो मैं संविधान वाले पार्ट में आपके सारे अधिनियम को डिटेल से पढ़ाया हुआ, क्योंकि यहाँ हमको गांधी से रिलेटेड बातें करनी है, इसीलिए ज़्यादा फोकस हमारा गांधी जी पे रहेगा। इसको आप देखना होगा तो 1919 के अधिनियम को, 1935 का अधिनियम जो आपके पेट के सिलेबस में भी मेंशन किया गया है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो द्वैध शासन लगाया गया, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था होती है। साथ ही लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात भी कही जाती है। महिलाओं को मत देने का अधिकार भी मिलता है। बजट पर भी बहस करने की बात कही जाती है। परंतु होता क्या है कि इसके द्वारा भी कांग्रेस और अन्य पार्टियों के द्वारा भारत में इसका विरोध होता है। अब हुआ क्या कि भारत में जब इसका विरोध होने लगा, यानी ये 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का विरोध होना शुरू हुआ। जब ये विरोध होना शुरू होता है तो ब्रिटिश सरकार को ये लगता है कि मैं जितनी भी कानून को लेकर के आता हूँ, इसके पहले 1909 ईस्वी में भी आपके जो सुधार आया था उसमें भी क्या करते हैं, कांग्रेस के द्वारा और अन्य पार्टियों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि मैं जितने भी सुधार लेकर के भारत में आता हूँ, भारत के द्वारा इसका लगातार विरोध किया जाता है। तो उन्हीं विरोध को देखते हुए 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के विरोध को देखते हुए एक कानून पास किया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, रॉलेट एक्ट के नाम से।
तो रॉलेट एक्ट भी कब आया? 1919 में। क्यों आया? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत के लोगों के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का विरोध किया जा रहा था। तो रॉलेट एक्ट कानून को पास करने के साथ भारत में ये देखा गया कि रॉलेट कानून को क्या किया गया, इसमें बिना किसी दलील के, यानी किसी भी व्यक्ति को कभी भी उठाया जा सकता था, किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था, वहाँ किसी भी कोर्ट में कोई केस नहीं चलेगा और कोई वकील आप नहीं कर सकते। इसीलिए इसको कहते हैं कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है। बिना अपील का कानून कहा जाता है। अब समझिए भारतीयों के द्वारा क्या किया गया, इसका भी विरोध किया जाने लगा। जब इसका विरोध किया जाने लगा तो इसको भारतीयों के द्वारा एक नाम दिया गया जिसे कहते हैं हम लोग काला कानून। तो भारतीयों के द्वारा यानी कांग्रेस के द्वारा एक नाम दिया गया इस एक्ट को काला कानून। तो भारत में इस चीज़ का विरोध बहुत तेज़ी के साथ होता। गांधी जी के द्वारा भी इस आंदोलन का यानी इस एक्ट का बार बार विरोध किया जाता है। जब विरोध इतने बड़े लेवल पर होना शुरू होता है तो उस समय कांग्रेस के दो बड़े नेता होते थे। उस समय कांग्रेस के दो बड़े नेता, एक का नाम था आपके सैफुद्दीन किचलू और दूसरे व्यक्ति थे एक सैफुद्दीन किचलू और दूसरे आपके थे एक व्यक्ति थे, आप समझिएगा, सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। दो व्यक्तियों के द्वारा उस समय ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता होते थे। इनको रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार हो गए तो इन्हीं के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। तो उसी के बीच में क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा। तो जलियांवाला बाग में एक क्या किया जाता है, सम्मेलन बुलाया जाता है। किस लिए बुलाया जाता है? क्योंकि ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है? रॉलेट एक्ट के तहत। तो 13 अप्रैल को एक जलियांवाला अमृतसर में पड़ता है, वहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया जाता है और सम्मेलन में बुला करके उसी दिन बैसाखी का मेला भी लगता है। बैसाखी के मेले को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अब आप समझिए कि 13 अप्रैल 1919 का दिन वो था। पंजाब सरकार के द्वारा इसको अवैध घोषित कर दिया गया और अवैध घोषित करके ये बताया गया कि इसका संदेशा उन लोगों के पास पहुंचा दिया जाए जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी दी जाती है जनरल डायर को। और जनरल डायर की एक सोची समझी रणनीति थी। जनरल डायर, अब आप समझिए, इस तरीके से एक पूरा समझ लीजिए कि ये बड़ा सा बाग है। इस बाग में 2 गेट लगे हुए हैं। 2 गेटों के बगल बगल में इधर भी खाई है और इधर भी खाई है, दोनों तरफ खाई थी। गेट के सामने आप समझिए, गेट के सामने क्या किया गया कि अनाउंस कराया गया कि यह जो मीटिंग होने वाली है आप लोगों की, यह पूर्ण रूप से अवैध घोषित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। अगर आप मीटिंग करते हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो ये जनरल डायर के द्वारा किया जाता है। तो वहाँ के लोग जो उपस्थित हुए थे वो निकलना शुरू कर दिए। 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, 5 मिनट के अंदर आप निकल जाइए। परंतु जनरल डायर के द्वारा इस पर आप समझिए, इधर भी गेट के सामने गेट को बंद करके कई सारे सैनिकों को तैनात कर दिया जाता है और कई सारे सैनिकों को तैनात करने की वजह से वहाँ पे गेट बंद था तो लोग भाग नहीं पाए और उसी में जैसे वो लोग गेट के पास आने का प्रयास किए, जनरल डायर के द्वारा उनको गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसमें मारे गए और जो बचे खुचे थे भागने के प्रयास में जंप कर गए और खाई में जा करके हाथ पैर टूट जाता उनका। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी ऊधम सिंह, आप ऊधम सिंह के मूवी को जा करके आप देख सकते हैं कि उसमें दर्दनीय घटना को दिखाया गया है किस तरीके से होता है। अब समझिए कि जब ये घटना हो जाती है, इस घटना के पश्चात
कांग्रेस के द्वारा मांग की जाती भैया कि इसकी जांच किया जाना चाहिए। इसकी जांच करने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई जिसे कहते हैं हम लोग तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी कांग्रेस के द्वारा बनाई जाती है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं मदन मोहन मालवीय जी को। और मदन मोहन मालवीय जब इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी जांच की जाती है और ये पाया जाता है कि जो भी किया यानी जनरल डायर ने वो गलत किया था। परंतु इसी के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी एक आपके कानून को लागू किया जाता है, यानी एक समिति की गठित की जाती है जिसे हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं। तो हंटर कमेटी में क्या खास बात रही, क्या चीज़ें रहीं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी एक कमेटी गठित की गई जिसे कहते हैं हंटर कमेटी। हंटर कमेटी में टोटल आपके 8 सदस्य होते थे। 8 में से 5 तो ब्रिटिश थे और 3 आपके जो होते थे वो भारतीय थे। अब 3 भारतीयों के कहने, इसमें भारतीयों को वैसे केवल मिलाया गया था बाकी देखभाल करने के लिए, ताकि भारतीयों के द्वारा इसका विरोध ना किया जा सके। इन 3 भारतीयों में 3 लोगों को आप याद रखिएगा, कभी हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए प्रश्न। इनका नाम है, आप समझिएगा, चिमन लाल सीतलवाड़। चिमन लाल सीतलवाड़ थे और दूसरे आपके थे सुल्तान अहमद और तीसरे व्यक्ति थे जगत नारायण। जगत नारायण। ये 3 व्यक्ति भारतीयों के शामिल होने के बाद भी ये डिसीजन लिया जाता है इस कमेटी के द्वारा कि जनरल डायर ने जो किया वो पूरे होश हवास के साथ किया और ये जो भी कुछ हुआ ये जनता की कमी थी, जो लोग वहाँ गए थे उनकी अभद्रता की वजह से हुआ। इस चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको मान की तलवार, यानी जनरल डायर को मान की तलवार की उपाधि दिया जाता है। ये कहा जाता है कि जनरल डायर ने ब्रिटिश सरकार की इज्जत को बरकरार रखा हुआ है, इसीलिए मान की तलवार की उसको उपाधि दी जाती है। तो जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं उसी बीच आप समझिए कि एक तरफ विश्व युद्ध खत्म हुआ। विश्व युद्ध में सेवर्स की संधि से लोग परेशान हुए, खिलाफत आंदोलन छेड़ा गया। दूसरी तरफ ये आपका हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसके लिए क्या किया गया, गांधी जी के द्वारा निर्णय लिया गया कि भैया हम क्योंकि खिलाफत आंदोलन भी उसी समय चला था, तो हम असहयोग आंदोलन को चलाएंगे। अब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की बात कही जाती है, लेकिन असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए भारत में एक संस्था, सबसे बड़ी संस्था जिसे हम लोग कहते हैं कांग्रेस के नाम से, तो कांग्रेस से ये पूछना अनिवार्य था। इसीलिए कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। विशेष अधिवेशन होता कब है तो याद रखिए 1920 ईस्वी में। विशेष अधिवेशन 1920 ईस्वी में किया जाता है और 1920 ईस्वी में इसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं उनको लाला लाजपत राय को बनाया जाता है। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन जो बुलाया जाता है, ये कहाँ बुलाया गया होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा कलकत्ता में बुलाया गया था। कलकत्ता में विशेष अधिवेशन जब बुलाया जाता है 1920 ईस्वी में, वहाँ पर असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए क्या किया जाता है, अनुमति प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसको पूर्ण रूप से पारित करने के लिए नियमित अधिवेशन जो चलता है, तो याद रखिएगा यहाँ से आप चीज़ों को कि नियमित अधिवेशन भी चलाया जाता है जो हर साल होता है। तो नियमित अधिवेशन की अध्यक्षता में भी कांग्रेस नवंबर में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है, नागपुर में। और नागपुर में ये किया जाता है और इसके अध्यक्ष होते हैं बी राघवाचारी। बी राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर में एक आयोजन किया जाता है, नियमित अधिवेशन जो होता है लगातार। उसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि जो आपके ये असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया जा रहा है, इसको पारित कर दिया जाता है कि पूर्ण रूप से आप इसको क्या करिए, चलाइए। तो गांधी जी के इसको चलाने का पूरा जिम्मा सौंप दिया जाता है कि आप इसकी पूरी देखभाल करेंगे। और देखभाल जब शुरू होती है तो क्या घटना घटती है, किस प्रकार से, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन की बात किया जाए कि उन्होंने कहा कि हम असहयोग आंदोलन को चलाएंगे। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो की जाती है
असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी से शुरू हो जाता है। 1 अगस्त 1920 से, लेकिन कांग्रेस इसमें ज्वाइन होती है नवंबर 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। जब असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू करते हैं, उसके पहले उन्होंने क्या किया भैया, कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया। और कैसर ए हिंद की उपाधि इनको कब दिया गया था, मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में सहायता करने के लिए गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है। तो कैसर ए हिंद की उपाधि को ये त्याग देते हैं और त्याग देने के पश्चात ये असहयोग आंदोलन को चलाते हैं। और असहयोग आंदोलन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिस्सों से लोग इस पे जुड़ते हैं और बड़ी भारी मात्रा में असहयोग आंदोलन को चलाया जाता है। अब जब असहयोग आंदोलन चल जाता है, लेकिन उसके पहले चलाने के पहले गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार को एक खत लिखा जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि आप हमारी मांगों को स्वीकार कर लीजिए। कुछ मांगें थी, मांगों को स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा मेरे द्वारा असहयोग आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा। परंतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका कोई प्रत्यक्ष रूप से जवाब नहीं आता है। तो गांधी जी को ना चाहते हुए भी असहयोग आंदोलन को चलाना पड़ता है। अब असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को जैसे ही शुरू होता है, उसी दिन एक बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है और उन्हीं के नाम पर एक तिलक फंड स्थापित किया जाता है, जिसमें 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए जाते हैं। इस तरीके से आपके असहयोग आंदोलन शुरू होता है। अब गांधी जी ने अपने पत्र में ये भी लिखा था कि मैं असहयोग आंदोलन को तो चलाऊंगा, परंतु कि ये किसी भी हाल में हिंसा का रूप नहीं लेगी। अगर कहीं भी इसमें हिंसा होती है तो सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी और जिस दिन हिंसा होगी उस दिन सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर लेते हुए मैं उस आंदोलन को रोक दूंगा। ऐसा गांधी जी के द्वारा मेंशन भी किया गया था अपने उसके तहत। मान लो कहीं भी होती है तो जनता को परेशान ना किया जाए, वो परेशान जो भी होगा वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी। तो गांधी जी के द्वारा लगातार ये आंदोलन चलता है। उसी के बीच में अकाली आंदोलन भी चलता है। अकाली आंदोलन में आप समझिए कि ब्रिटिश जो महंत हुआ करते थे, जो चर्च में होते थे, यानी जो कह सकते हैं गुरुद्वारा में आपके जो महंत होते थे, महंतों के द्वारा भी घूसखोरी की जाती थी, भ्रष्टाचार फैलाया जाता था। उसके लिए आंदोलन चलाया गया था, अकाली आंदोलन। तो लगातार ये आंदोलन चलता है, लगभग 2 साल तक चलता है। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक स्थान पर, चौरी चौरा कहाँ है भैया, यहीं गोरखपुर में है। तो चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घट जाती है। उसमें होता क्या है समझिए कि चौरी चौरा में वहाँ पर एक पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जाती है और जनता वहाँ पे आंदोलन कर रही होती शांतिपूर्वक, परंतु पुलिस के द्वारा उनकी लाठीचार्ज किया जाता है। इस बीच जनता आक्रोश में आकर के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में जा कर के कुछ पुलिस कर्मियों को, इसकी संख्या अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलती है, NCERT के हिसाब से 21 पुलिसकर्मी थे। उन पुलिसकर्मियों को उसी जेल में पेट्रोल डाल करके जला दिया जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत परेशान हो जाते हैं। और गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी, डेट याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, 12 फरवरी को बारदोली नामक स्थान पर, बारदोली आपके गुजरात में है, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली नामक स्थान पर जा करके असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया जाता है। इस वजह से भारत में बहुत सारे लोग, यानी बड़े बड़े नेता, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल में उन्होंने गांधी जी के बारे में कहा था कि जब जनता पूरे आक्रोश में थी तो जनता इस समय इतना उत्साहित थी, तो इस समय आंदोलन को रोकना कहाँ की सत्य बात है, यानी पूरे 2 साल की मेहनत को आपने बर्बाद कर दिया। लेकिन अब देखिए इसके अगर सकारात्मक पक्षों को अगर हम लोग देखें तो आप सकारात्मक पक्षों को देखते हुए ये देखिए कि किस लिए इस आंदोलन को गांधी जी के द्वारा रोका गया। सबके अपने अपने विचार हैं। उसमें कहा गया कि गांधी जी, क्योंकि ये आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा था और गांधी जी के द्वारा इसको लंबे समय तक नहीं खींचना था, क्योंकि जनता का विश्वास लगातार कम हो रहे थे।
मीटिंग जो की जाती उस मीटिंग में लोग उपस्थित कम हो रहे थे और जनता उग्र रूप धारण करती तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी उग्र रूप धारण किया जाता है। जो आगे चल करके जिस हिसाब से अगर ये उग्र रहते तो जनता के जो मनोबल है वो टूट जाता, क्योंकि सरकार के द्वारा इसका दमन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता और दमन रूप धारण करने की वजह से जनता के बीच जो आपके उसका विश्वास है वो विश्वास को क्या होता समाप्त कर देते। इसी वजह से गांधी जी ने एक निर्णय लिया कि इस आंदोलन को यहीं रोक दिया जाए और इसके स्थान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, ताकि नई एनर्जी के साथ आपके एक नए आंदोलन को जनता को एक रूप दिया जा सके, ताकि जनता भी इस आंदोलन में बनी रहे। तो गांधी जी का अपना स्वयं का मत था, कुछ विचारक भी इनके पक्ष में बात करते हैं, लेकिन आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेताओं के द्वारा इस पर टिप्पणी की जाती है और इनका विरोध जताया जाता है। उन्हीं में टिप्पणी करने वाले एक व्यक्ति थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा भी गांधी जी पर टिप्पणी की जाती है कि असहयोग एक मूर्खतापूर्ण किया गया आंदोलन था। प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो जैसे ही 12 फरवरी को बारदोली नामक स्थान पर गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है। इसके पश्चात 10 मार्च की डेट को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता और एक अधिकारी थे, एक जज थे ब्रूमफील्ड के द्वारा इनको 6 साल की सज़ा सुना दी जाती है। तो 6 साल की जब कारावास हो जाती है तो गांधी जी की यहीं से राजनीति थोड़े दिन के लिए बंद हो जाती है। अब हुआ क्या कि असहयोग आंदोलन भी समाप्त हो गया और चौरी चौरा कांड भी हो गया। अब इसके बीच क्या हुआ कि कांग्रेस में जो है ये बात होने लगी कि किस तरीके से परिषद के चुनाव में भाग लिया जाए, क्योंकि CR दास की मैंने आपसे बात किया था कि CR दास असहयोग आंदोलन में शुरुआत में इसके पक्ष में नहीं थे, विरोध कर रहे थे, बाद में इसमें आ जाते हैं। तो CR दास का ये मानना था कि अगर विरोधी करना है तो हम परिषद के चुनाव में भाग लेकर के ब्रिटिश सरकार का विरोध कर सकते हैं। तो उसी बीच क्या होता है कि 1922 ईस्वी में, समझिए 1922 की एक अधिवेशन किया जाता है। अधिवेशन 1922 ईस्वी में एक अधिवेशन होता है गया में, और गया में जो अधिवेशन किया जाता है वो CR दास के द्वारा किया जाता है, यानी चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है। तो चित्तरंजन दास यहाँ के अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्षता करने के बाद इन्होंने कहा कि हम परिषद के चुनाव में भाग लेंगे। तो परिषद के चुनाव में भाग लेने के लिए कांग्रेस के द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से CR दास के यानी चित्तरंजन दास के द्वारा इसको अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा दे करके उसमें आप समझिए उसके बाद ये एक नई पार्टी का गठन करते हैं जिसे कहा जाता है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की जाती है। अब देखिए जो परिषद के चुनाव में जो समर्थन देने वाले थे उसमें विट्ठल भाई पटेल का भी नाम शामिल होता है, प्लस मोतीलाल नेहरू का भी नाम शामिल होता है। इसीलिए स्वराज पार्टी की स्थापना में भी इन दोनों का योगदान होता है। तो प्रश्न पूछा जाए कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो मेन संस्थापक की बात करें तो आपके CR दास थे, और CR दास के साथ साथ आपके एक व्यक्ति और शामिल थे जिसे मोतीलाल नेहरू कहा जाता है। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा इस पार्टी को गठन किया जाता है। तो पार्टी का जब गठन हुआ तो इसने परिषद के चुनाव में भाग लेने के लिए शुरू हो गया, और परिषद के चुनाव में इनको अच्छी खासी सीट भी मिलती है। इसी बीच क्या होता है कि कांग्रेस के द्वारा CR दास को बुला करके समझाया जाता है, ठीक है आप परिषद के चुनाव में भाग लीजिए और जहाँ तक हो सके उसका विरोध करिए। तो गांधी जी की इसी बीच क्या हो जाती है, जेल में तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाने की वजह से गांधी जी को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, और गांधी जी जैसे जेल से रिहा होते हैं तो 1924 ईस्वी में एक सम्मेलन किया जाता है बेलगांव में। और बेलगांव में जब सम्मेलन किया जाता है तो गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। गांधी जी कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने प्रश्न पूछा जाता है, तो गांधी जी पहली बार बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। तो गांधी जी जेल से छूटने के बाद आपके अध्यक्षता जब ये करते हैं तो गांधी जी तुरंत CR दास से मुलाकात करना चाहते हैं,
और CR दास से मुलाकात हो, इसीलिए इन्होंने क्या किया समझिएगा, किसी को CR बेलगांव में दोनों की मुलाकात होती, इसीलिए गांधी दास पैक्ट के नाम से इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं? गांधी दास पैक्ट। यानी जिस स्थान पर गांधी और दास की क्या होती है, मुलाकात होती है, उसी को गांधी दास पैक्ट के नाम से जानते हैं। और यह कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। तो इस तरीके से आप समझिए कि गांधी जी जेल से रिहा हुए, उसके बाद CR दास के द्वारा स्वराज पार्टी की गठन की जाती है। स्वराज पार्टी के द्वारा लगातार परिषद में विरोध किया जाता है, लेकिन घटना ये होती कि 1925 ईस्वी में CR दास की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण कुछ समय के पश्चात स्वराज पार्टी धीरे धीरे टूटने लगती है। तो इस तरीके से गांधी जी की, अब प्रश्न की थोड़ी सी अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न कैसे बनते हैं, तो खिलाफत आंदोलन को लेकर के प्रश्न बनाया गया है। पिछले पेट के एग्जाम में भी आपको देखने को मिला था, खिलाफत आंदोलन में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो गांधी जी का विरोध किया था। तो याद रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम था आपके मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, क्योंकि गांधी जी के द्वारा उसको खिलाफत के रूप में ना करके असहयोग के रूप में चलाना चाहते थे, इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका विरोध किया था। साथ ही साथ एनी बेसेंट का भी नाम आता है। एनी बेसेंट के साथ साथ आप समझिएगा कुछ ऐसे भी व्यक्ति, CR दास भी शुरुआत में विरोध करते हैं परंतु बाद में मान जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि 1924 के पश्चात गांधी जी के द्वारा कुछ समय के लिए राजनीति को छोड़ दिया जाता है, और राजनीति से थोड़ा दूर हो जाने की वजह से बाद में इनकी एंट्री 1929 ईस्वी में होती है। और 1929 ईस्वी में लाहौर एक अधिवेशन किया जाता है, उसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का कहा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। एक नए आंदोलन के रूप में हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन में, दांडी मार्च यात्रा में, गोलमेज सम्मेलन में और भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रकार का योगदान रहा और किस प्रकार से गांधी जी के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलाई गई, हिंदू मुस्लिम एकता को किस प्रकार से बढ़ावा दिया गया, किस प्रकार से मोहम्मद अली की हट की वजह से भारत और पाकिस्तान बन गए, इन सब की चर्चा हम लोग अगले सेशन में करेंगे। मिलते हैं। जय हिंद।